अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के एक निहायत अहम और फंडामेंटल टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं, द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे पीएमएस या सीएसएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कानूनी डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न डेमोक्रेसी का पहला मुकम्मल ब्लूप्रिंट है। दुनिया भर के डेमोक्रेटिक सिस्टम्स, चाहे वो पाकिस्तान का हो या किसी और मुल्क का, कहीं ना कहीं इस ब्लूप्रिंट से मुतासिर हुए हैं। आज के इस लेक्चर में हम इस डॉक्यूमेंट की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे 18वीं सेंचुरी में बनाया गया ये फ्रेम ऑफ गवर्नमेंट आज भी 21वीं सेंचुरी के चैलेंजेस को फेस कर रहा है। इस ब्रीफिंग का मकसद आपको सिर्फ फैक्ट्स रटवाना नहीं है, बल्कि आपको वो स्ट्रेटेजिक एज देना है जो आपके आंसर्स को बाकी कैंडिडेट से नुमाया यानी डिस्टिंक्ट बनाएगी। हम इस लेक्चर में हिस्ट्री से शुरू करेंगे, ग्रेट कॉम्प्रोमाइज़ पर बात करेंगे और फिर इसके कोर मैकेनिज्म्स जैसे चेक्स एंड बैलेंसेस और सेपरेशन ऑफ पावर्स को डाइसेक्ट करेंगे। हमारा फोकस उन प्रिडिक्टेड टॉपिक्स पर भी रहेगा जो 2026 के एग्जाम्स में एग्जामिनर का टारगेट बन सकते हैं, जैसे फिस्कल फेडरलिज्म और जुडिशियल एक्टिविज्म। आपने अक्सर सुना होगा कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का शॉर्टेस्ट और मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इस लेक्चर के इख्तिताम तक आपको समझ आ जाएगा कि इस रिजिडिटी के पीछे क्या हिकमत अमली थी और क्यों ग्लैडस्टोन ने इसे द मोस्ट वंडरफुल वर्क एवर स्ट्रक ऑफ बाय द ब्रेन ऑफ मैन कहा था। नोटबुक्स निकाल लें और मेरे साथ इस स्ट्रेटेजिक जर्नी पर चलें ताकि आप पॉलिटिकल साइंस में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकें। स्लाइड नंबर 2 पर फोकस करें। किसी भी चीज़ की अहमियत तब समझ आती है जब हम उसके बैकग्राउंड और क्राइसिस को समझते हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले अमेरिका आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन 1781 टू 1789 के तहत चल रहा था, लेकिन ये सिस्टम एक नाकाम तजुर्बा या फेल्ड एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। इसकी नाकामी की 4 बड़ी वजूहात थीं जो आपने पेपर में लाजमी लिखनी है। नो एग्जीक्यूटिव ब्रांच, मुल्क का कोई प्रेसिडेंट नहीं था जो कवानीन को एनफोर्स कर सके। फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी बनकर रह गई थी। नो पावर टू टैक्स, ये सबसे बड़ा मसला था। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे जमा करने का कोई इख्तियार नहीं था, उसे स्टेट्स के सामने मांगना पड़ता था, बेगिंग फॉर मनी। अगर स्टेट्स पैसे नहीं देती थी तो फेडरल गवर्नमेंट पैरालाइज हो जाती थी। नो नेशनल जुडिशरी, स्टेट्स के दरमियान डिस्प्यूट्स हल करने के लिए कोई न्यूट्रल आर्बिटर या सुप्रीम कोर्ट मौजूद नहीं थी। रिजिडिटी, आर्टिकल्स को अमेंड करने के लिए यूनानिमस कंसेंट यानी तमाम स्टेट्स की मंजूरी ज़रूरी थी, जो कि नामुमकिन था। इस सिस्टम की कमजोरी का पोल तब खुला जब शेज रिबेलियन हुआ 1786 में। मैसाचुसेट्स में किसानों ने बगावत कर दी और सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर थी कि उसके पास इसे रोकने के लिए ना फौज थी ना रिसोर्सेज। इस इवेंट ने अमेरिका के एलिट्स को डरा दिया और उन्हें यकीन दिला दिया कि अगर एक मजबूत मरकजी हुकूमत ना बनाई गई तो ये नया मुल्क बिखर जाएगा। इसी डर और ज़रूरत ने फिलाडेल्फिया कन्वेंशन की राह हमवार की, जहां नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। स्लाइड 3 हमें लेकर चलती है 1787 की फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में, जहां मॉडर्न फेडरलिज्म की बुनियाद रखी गई। वहां 2 बड़े प्लान्स टकरा रहे थे और इनका हल निकालना ही द ग्रेट कॉम्प्रोमाइज़ कहलाता है। एक तरफ द वर्जीनिया प्लान था जो बड़ी स्टेट्स, लार्ज स्टेट्स की नुमाइंदगी कर रहा था। इनका कहना था कि रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन की बुनियाद पर होनी चाहिए। जाहिर है, जिनकी आबादी ज़्यादा होती उनका इख्तियार ज़्यादा होता। दूसरी तरफ द न्यू जर्सी प्लान था जो छोटी स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स का मौक़िफ़ था। वो चाहते थे कि हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, चाहे उसकी आबादी जो भी हो। डेडलॉक इतना बड़ा था कि लग रहा था कन्वेंशन नाकाम हो जाएगी। फिर द ग्रेट कॉम्प्रोमाइज़, जिसे कनेटिकट कॉम्प्रोमाइज़ भी कहते हैं, पेश किया गया। इसने एक बायकैमरल लेजिस्लेचर, 2 ऐवानी मुकन्नना का कॉन्सेप्ट दिया ताकि दोनों साइड सैटिस्फाई हो सकें। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के बुनियाद पर रखी गई, सैटिस्फाइंग लार्ज स्टेट्स। सेनेट, यहाँ हर स्टेट को बराबर की 2 सीट्स दी गईं, सैटिस्फाइंग स्मॉल स्टेट्स। यही वजह है कि आज यूएस सेनेट को दुनिया का मोस्ट पावरफुल सेकंड चेंबर कहा जाता है, क्योंकि वहां वायोमिंग जैसी छोटी स्टेट और कैलिफोर्निया जैसी बड़ी स्टेट के पास बराबर की ताकत है। एग्जामिनर अक्सर इस कॉम्प्रोमाइज़ की डिटेल्स पूछता है ताकि ये चेक कर सके कि क्या आपको फेडरलिज्म की कॉम्प्लेक्स नेचर समझ आती है या नहीं।
स्लाइड 4 बहुत अहम है फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट के लिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कोई वैक्यूम में नहीं बना, ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट के बड़े मुफक्किरीन थिंकर्स के आइडियाज का निचोड़ है। सबसे बड़ा नाम जॉन लॉक का है। लॉक के सेकंड ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट ने फ्रेमर्स को दो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स दिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हुकूमत अवाम की मर्जी, कंसेंट ऑफ द गवर्न से बनती है। नेचुरल राइट्स, हर इंसान के पास लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के इनहेरेंट राइट्स हैं जो कोई हुकूमत नहीं छीन सकती। दूसरा बड़ा असर मॉन्टेस्क्यू का था, जिसकी किताब द स्पिरिट ऑफ द लॉज ने सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट दिया। मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि अगर आज़ादी यानी लिबर्टी को बचाना है तो ताकत को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ब्रांचेस में तकसीम करना होगा ताकि कोई एक शख्स या इदारा डिक्टेटर न बन सके। लेकिन इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ जेम्स मैडिसन ने फेडरलिस्ट नंबर 51 में लिखा। मैडिसन का मशहूर कॉल है, इफ मेन वर एंजल्स नो गवर्नमेंट वुड बी नेसेसरी। मैडिसन जानता था कि इंसान हमेशा ताकत का भूखा होता है, इसलिए सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि एम्बिशन मस्ट बी मेड टू काउंटरएक्ट एम्बिशन, यानी ताकत को ताकत से ही रोका जाएगा। जब आप अपने आंसर में लॉक और मॉन्टेस्क्यू का हवाला देंगे तो आपका पेपर एकेडमिक वेट गेन करेगा। स्लाइड 5 आपके लिए एक मेमोराइजेशन टूल है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को याद करने के लिए हम एक निमोनिक यूज करते हैं, LEJSASR। ये 7 आर्टिकल्स इस पूरे सिस्टम का ढांचा यानी स्केलेटन है। L आर्टिकल 1 लेजिस्लेटिव, ये कांग्रेस के बारे में है जो कवानीन बनाती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा आर्टिकल है। E आर्टिकल 2 एग्जीक्यूटिव, ये प्रेसिडेंट के इख्तियारात को डिफाइन करता है जो कवानीन को एनफोर्स करता है। J आर्टिकल 3 जुडिशियल, ये सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स के बारे में है जो लॉज को इंटरप्रेट करते हैं। S आर्टिकल 4 स्टेट्स, ये स्टेट्स के आपसी रिलेशंस और फेडरल गवर्नमेंट के साथ उनके ताल्लुकात को वाजे करता है। A आर्टिकल 5 अमेंडमेंट, ये फॉर्मल अमेंडमेंट प्रोसेस बताता है। याद रहे कि ये प्रोसेस इतना रिजिड है कि अब तक 230 सालों में सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं। S आर्टिकल 6 सुप्रीमेसी, ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कोई भी स्टेट लॉ या फेडरल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हो सकता। R आर्टिकल 7 रैटिफिकेशन, ये वो प्रोसेस है जिसके तहत इस ब्लूप्रिंट को कानूनी हैसियत मिली। रिवीजन के लिए ये LEJSASR फॉर्मूला आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। एग्जामिनर अक्सर MCQs में पूछ लेता है कि आर्टिकल 5 किस बारे में है या सुप्रीमेसी क्लॉज कहाँ मौजूद है। इस फ्रेमवर्क को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाकी सारी बहस इन्हीं 7 आर्टिकल्स के इर्द गिर्द घूमती है। स्लाइड नंबर 6 पर आते हैं। यहाँ हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के इंजन को समझेंगे। जेम्स मैडिसन और बाकी फ्रेमर्स का सबसे बड़ा खौफ टिरनी यानी शख्सी आमिरियत था। इसे रोकने के लिए उन्होंने ताकत को 2 तरीकों से डिवाइड किया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। पहले बात करते हैं फेडरलिज्म की, जो कि वर्टिकल डिवीजन है। इसमें पावर नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के दरमियान बांटी जाती है। इसके एवोल्यूशन को समझने के लिए हम केक की मिसाल देते हैं। लेयर केक फेडरलिज्म 1789 से 1933 तक, इसे ड्यूअल फेडरलिज्म कहते हैं। जैसे केक के लेयर्स अलग होती हैं, वैसे ही फेडरल और स्टेट के इख्तियारात बिल्कुल अलग थे, कोई ओवरलैप नहीं था। मार्बल केक फेडरलिज्म 1933 से 1960s तक। ग्रेट डिप्रेशन के बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शुरू हुई। अब फेडरल और स्टेट पावर्स आपस में मिक्स हो गईं, जैसे मार्बल केक में फ्लेवर्स मिक्स होते हैं। आजकल ट्रेंड न्यू फेडरलिज्म या डी एवोल्यूशन का है, जहां कोशिश की जा रही है कि ताकत दोबारा स्टेट्स को दी जाए। दूसरी तरफ है सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन है। इसमें लेजिस्लेटिव कांग्रेस, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट और जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस अलग-अलग बिल्डिंग्स में रखे गए हैं। कांग्रेस कानून बनाती है, प्रेसिडेंट उसे एनफोर्स करता है और सुप्रीम कोर्ट उसे इंटरप्रेट करती है। जब आप पेपर में फेडरलिज्म पर सवाल लिखें तो लेयर केक और मार्बल केक की टर्मिनोलॉजी ज़रूर यूज़ करें। ये एग्जामिनर को बताता है कि आप सिर्फ डेफिनेशंस नहीं जानते, बल्कि आपको सिस्टम की हिस्टोरिकल एवोल्यूशन का भी पता है। इस डिवाइडेड पावर का मकसद सिर्फ एफिशिएंसी नहीं, बल्कि लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना था।
स्लाइड 7 हमें लेकर चलती है चेक्स एंड बैलेंसेस के कॉन्सेप्ट पर। मैडिसन ने फेडरलिस्ट 51 में लिखा था कि एम्बिशन मस्ट बी मेड टू काउंटरएक्ट एम्बिशन। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ताकत को डिवाइड करना काफ़ी नहीं है, हर ब्रांच को ऐसी टूल्स देनी है कि वो दूसरी ब्रांच को कंट्रोल कर सके। गौर करें इस फ्रिक्शन पर। कांग्रेस वर्सेस प्रेसिडेंट। कांग्रेस कानून पास करती है लेकिन प्रेसिडेंट उसे वीटो कर सकता है। फिर कांग्रेस उस वीटो को ओवरराइड कर सकती है अगर उसके पास 2/3 मेजॉरिटी हो। प्रेसिडेंट वर्सेस जुडिशरी। प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करता है लेकिन एक बार अपॉइंट होने के बाद जजेस इंडिपेंडेंट होते हैं और वो प्रेसिडेंट के एक्ट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। जुडिशरी वर्सेस कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के बनाए हुए लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। यहाँ हमारा एग्जाम स्पॉटलाइट है जुडिशियल रिव्यू। ये ताकत कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पर नहीं लिखी थी, बल्कि 1803 के लैंडमार्क केस मार्बरी वर्सेस मैडिसन में चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने एस्टैब्लिश की थी। इसे गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लेकिन इसमें एक टेंशन है जिसे स्कॉलर्स काउंटर मेजॉरिटेरियन डिफिकल्टी कहते हैं, यानी अनइलेक्टेड जजेस कैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के फैसलों को उलट सकते हैं। ये पॉइंट आपके आंसर को डेप्थ देगा। चेक्स एंड बैलेंसेस का मकसद एफिशिएंसी नहीं बल्कि प्रिवेंशन ऑफ टिरनी है। स्लाइड 8 बात करती है द पीपल्स शील्ड की, यानी द बिल ऑफ राइट्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो रहा था तो एंटी फेडरलिस्ट्स ने एतराज़ किया कि इसमें इंडिविजुअल लिबर्टीज़ का जिक्र नहीं है, इसलिए पहली 10 अमेंडमेंट्स शामिल की गईं। सबसे अहम फर्स्ट अमेंडमेंट है जो हमें 5 फ्रीडम्स देती है: स्पीच, रिलीजन, प्रेस, असेंबली और पिटिशन। ये डेमोक्रेसी की बुनियाद है। फिर 4th अमेंडमेंट हमें अनरीजनेबल सर्चेस से बचाती है और 5th अमेंडमेंट ड्यू प्रोसेस और सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ प्रोटेक्शन देती है, जिसे आप मूवीज़ में प्लीडिंग द फिफ्थ कहते हुए सुनते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एग्जाम स्पॉटलाइट है 14th अमेंडमेंट जो 1868 में आई। इसे गेम चेंजर कहा जाता है। ओरिजिनली बिल ऑफ राइट्स सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट पर अप्लाई होते थे, लेकिन 14th अमेंडमेंट के ड्यू प्रोसेस और इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉजेस के जरिए एक प्रोसेस शुरू हुआ जिसे इनकॉर्पोरेशन डॉक्ट्रिन कहते हैं। इस डॉक्ट्रिन के तहत बिल ऑफ राइट्स को स्टेट्स पर भी अप्लाई कर दिया गया। इसने फेडरलिज्म को हमेशा के लिए बदल दिया और सिविल राइट्स की राह हमवार की। पेपर में 14th अमेंडमेंट और इनकॉर्पोरेशन डॉक्ट्रिन का जिक्र आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाएगा, क्योंकि ये टेक्निकल लीगल नॉलेज को शो करता है। स्लाइड 9 हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की तरफ ले जाती है। CSS, PMS के लिए कंपैरिजन्स बहुत ज़रूरी हैं। इस टेबल को गौर से देखें जो US, UK और पाकिस्तान के सिस्टम्स का मवाजना कर रही है। नेचर: US और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस रिटन हैं, जबकि UK का अनरिटन है। स्ट्रक्चर: US और पाकिस्तान फेडरल हैं, यानी पावर्स डिवाइडेड हैं, जबकि UK यूनिटरी है, जहां सारी ताकत लंदन यानी सेंटर में है। एग्जीक्यूटिव: US में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जहां प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों होता है। UK और पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहां प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। सॉवरेंटी: UK में पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है, यानी पार्लियामेंट जो चाहे कानून बना सकती है। US और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेंटी है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। यहाँ की इंसाइट ये है कि पाकिस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर और जुडिशियल रिव्यू की ताकत US से मिलती जुलती है, लेकिन हमारा एग्जीक्यूटिव सिस्टम UK की तरह पार्लियामेंट्री है। एग्जामिनर अक्सर पूछता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाकिस्तान के लिए बेहतर है या पार्लियामेंट्री। ऐसे सवालों में आप US सिस्टम की रिजिडिटी और UK और पाकिस्तान सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी को कॉन्ट्रास्ट करके एक बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। स्लाइड 10 मॉडर्न डिबेट्स पर मबनी है। हमने सिस्टम समझ लिया, अब देखते हैं कि 2024-2025 में इस पर क्या स्ट्रेस है। ग्लोबल थिंक टैंक्स 3 बड़े मसाइल पर बहस कर रहे हैं। पहला है द इंपीरियल प्रेसिडेंसी। कहा जाता है कि एग्जीक्यूटिव पावर फ्रेमर्स की इंटेंट से बहुत बढ़ चुकी है। प्रेसिडेंट्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और इमरजेंसी पावर्स के जरिए कांग्रेस को बाईपास कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है। 2024 में एक लैंडमार्क केस आया, लोपर ब्राइट, जिसने शेवरॉन डेफरेंस को खत्म कर दिया। पहले फेडरल एजेंसीज FBI या EPA की तरह को कानून इंटरप्रेट करने की काफ़ी आज़ादी थी। अब कोर्ट ने कहा है कि ये इंटरप्रेटिव पावर्स सिर्फ कोर्ट्स के पास वापस जानी चाहिए। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स की एक मॉडर्न मिसाल है।
तीसरा मसला है पोलराइजेशन और रिजिडिटी। कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड है कि उसे अमेंड करना मुश्किल है। नतीजा ये कि सारी पॉलिटिकल लड़ाइयां जुडिशरी में चली जाती हैं। इन डिबेट्स को अपने आंसर्स में शामिल करें, खास तौर पर इलेक्टोरल इंटेग्रिटी और 2022 का इलेक्टोरल काउंट रिफॉर्म एक्ट। ये शो करता है कि आप करंट ग्लोबल अफेयर्स से बाखबर हैं और पुरानी किताबों तक महदूद नहीं हैं। अब हम स्लाइड 11 पर हैं, जो आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजी का सबसे अहम हिस्सा है। CSS PMS में नॉलेज सबके पास होती है, लेकिन मार्क्स वो ले जाता है जो एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझता है। पास्ट पेपर ट्रेंड एनालिसिस करें तो पता चलता है कि एग्जामिनर का फोकस अब बदल चुका है। पहले सवाल आते थे व्हाट इज द सिस्टम, स्ट्रक्चरल, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 2022। फिर फोकस गया हाउ डज इट वर्क, प्रोसीजरल, जैसे कमिटी सिस्टम 2023। लेकिन अब ट्रेंड फिलोसॉफिकल और एनालिटिकल हो चुका है, जैसे चेक्स एंड बैलेंसेस 2020। मेरी PMS 2026 प्रिडिक्शंस नोट कर लें, क्योंकि यही आपका स्ट्रेटेजिक एज है। फिस्कल फेडरलिज्म, एग्जामिनर अब ग्रांट्स एंड एड के कॉन्टेक्स्ट में फेडरल स्टेट रिलेशंस पूछ रहा है। द US सेनेट, इसे मोस्ट पावरफुल सेकंड चेंबर साबित करना अक्सर फेवरेट सवाल होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस रिस्ट्रेंट, क्या सुप्रीम कोर्ट एक थर्ड चेंबर बन चुकी है? रो वर्सेस वेड की ओवरटर्निंग के बाद ये सवाल बहुत हॉट है। जब आप इन टॉपिक्स को तैयार करेंगे तो सिर्फ डेफिनेशंस नहीं, बल्कि क्रिटिकल एनालिसिस पर फोकस करें। मार्क्स तब मिलेंगे जब आप बताएंगे कि सिस्टम थियोरेटिकली क्या है और प्रैक्टिकली कैसे इवॉल्व हो रहा है। स्लाइड 12 हमें बताती है कि प्रिडिक्शंस को मार्क्स में कैसे बदलना है। थ्योरीज पढ़ना आसान है, लेकिन उन्हें पेपर में रिगरस प्रैक्टिस और एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ अप्लाई करना ही असली चैलेंज है। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सेशन का मकसद यही है कि आपको एग्जाम रेडी बनाया जाए। इसमें हम सिर्फ US कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, बल्कि ऑल कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। हम आपको टारगेटेड नोट्स देंगे जो खास तौर पर CSS PMS एस्पिरेंट्स के लिए क्यूरेट किए गए हैं। पिछले 5 साल के सॉल्व्ड पास्ट पेपर्स आपकी फिंगर टिप्स पर होंगे, ताकि आपको एग्जामिनर की रग रग का पता हो। और अगर कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाए तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रिवीजन के लिए हमेशा दस्तयाब होंगे। सबसे बढ़कर हमारा मॉक सेशन और इवैल्यूएशन रिटन एग्जाम तक जारी रहेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो प्रैक्टिस ही सब कुछ है। आज ही अपनी तैयारी को स्ट्रक्चर दें, ताकि कल आप मेरिट लिस्ट में नुमाया हो सके। स्लाइड 13 पर हमारे सेशन की लॉजिस्टिक्स और टाइमलाइन है। किसी भी बड़े सफ़र के लिए सही वक्त पर स्टार्ट लेना ज़रूरी है। सेशन डिटेल्स, ये 3 मंथ्स का कॉम्प्रिहेंसिव सेशन है। इन्वेस्टमेंट, इसकी फ़ीस सिर्फ 15,000 रखी गई है, ताकि हर सीरीज़ कैंडिडेट इससे फ़ायदा उठा सके। स्केड्यूल, हम 29 दिसंबर 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं और रिटन एग्ज़ाम तक आपके साथ चलेंगे। हमारा इनिशियल फोकस पहले GK PMS 2025 एग्जाम प्रिपरेशन पर होगा, क्योंकि ये पहला हर्डल है। एनरोलमेंट के लिए आप मोहम्मद उमैर 034166788606 से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिंदगी में डिसीजन मेकिंग ही आपकी कामयाबी का फैसला करती है। सही गाइडेंस और सही रिसोर्सेज के साथ आप ना सिर्फ पास होंगे, बल्कि एलोकेशन भी सिक्योर करेंगे। डू नॉट वेट फॉर द राइट मोमेंट, क्रिएट इट। अब आते हैं स्लाइड 14 पर। यह आपकी 1 पेज रिवीजन शीट है। जब एग्जाम से एक रात पहले आपके पास वक्त कम होगा, तो ये स्लाइड आपका सहारा बनेगी। क्विकली रिकैप करें। द 7 आर्टिकल्स LEJSAS लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, स्टेट्स, अमेंडमेंट, सुप्रीमेसी, रैटिफिकेशन। US वर्सेस UK कीवर्ड्स, प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री, rigid versus flexible, federal versus unitary. The big 5 features: federalism, separation of powers, checks and balances, judicial review और Bill of Rights. और आखिर में एग्जाम पावर लाइन्स। इन कोट्स को रट्टा लगा ले। ग्लैडस्टोन ने कहा, द मोस्ट वंडरफुल वर्क एवर स्ट्रक ऑफ बाय द ब्रेन ऑफ मैन। मैडिसन ने लिखा, एम्बिशन मस्ट बी मेड टू काउंटरैक्ट एम्बिशन। इन फ्रेजेस से अपना आंसर स्टार्ट या एंड करें और देखें कैसे आपके मार्क्स जंप करते हैं। स्लाइड 15। आज का हमारा US कॉन्स्टिट्यूशन का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। हमने हिस्ट्री देखी, फिलॉसफी पढ़ी, सिस्टम को डाइसेक्ट किया और मॉडर्न चैलेंजेस को एनालाइज किया। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेवल बहुत हाई हो गया होगा। याद रखें, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कंसेप्ट पर मार्क्स देता है,
लेंथ पर नहीं। अगर आपने सिस्टम की लॉजिक समझ ली है तो आप किसी भी घुमाए हुए सवाल का जवाब दे सकते हैं। तैयारी जारी रखें और किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन या एनरोलमेंट के लिए मोहम्मद उमैर 0341 6678 606 से राब्ता करें। CSS और PMS एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा चलना है ताकि आखिर में आप फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर सकें। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। हम मिलते हैं हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सेशन की पहली क्लास में। अल्लाह हाफिज।